नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल से एग्जाम वॉरियर्स पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन की वजह से आप लोगों की जो पढ़ाई है वो बाधित हो रही है। तो आप ध्यान में रखते हुए, आपकी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेकर आ रहे हैं। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ये दिखने में बड़ा आसान चैप्टर लगता है, लेकिन इसके अंदर काफी सब टॉपिक्स होते हैं। वन बाय वन करके हम सारी चीजों को कवर करेंगे, चाहे वो स्टेट लेवल एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो। दोनों में नंबर सिस्टम से अक्सर प्रश्न को पूछा जाता है। तो नंबर सिस्टम होता क्या है? संख्या पद्धति। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि संख्या को रिप्रेजेंट करने के तरीके को संख्या पद्धति कहते हैं। नंबर को रिप्रेजेंट करने के तरीके को नंबर सिस्टम कहा जाता है। अब किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं, जिनमें से पहला तरीका है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में कहा जाता है द्विआधारी पद्धति। द्विआधारी पद्धति। दूसरे नंबर पर आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। जिसे कहा जाता है दशमलव पद्धति। तीसरे नंबर पर आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल पद्धति। और चौथे नंबर पर आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसे कहा जाता है हेक्साडेसिमल पद्धति। हेक्साडेसिमल पद्धति। वन बाय वन करके देखिएगा। पहले नंबर पर हमने लिखा बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है, या इसको रेडिक्स भी बोल देते हैं, बेस और रेडिक्स, कितना होता है? 2। अर्थात इसमें जो डिजिट यूज होती है वो क्या यूज होती है? 0 और 1। सेकंड नंबर पर हमने देखा डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो क्या होता है? 10। इसका मतलब इसमें जो डिजिट यूज होती है वो क्या यूज होती है? 0 to 9। 0 to 9 हम यूज करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमने देखा ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसका जो बेस होता है वो कितना होता है? 8। इसका मतलब जो इसमें हम डिजिट यूज करते हैं 0 to 7। और चौथे नंबर पर जो हमने देखा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, प्यारे दोस्तों, इसका जो बेस होता है वो होता है 16। अब आप सोच रहे होंगे कि डिजिट तो हमारे पास 0 से 9 होता है, तो ये 16 बेस कैसे हम लिखते हैं? तो देखिएगा, 0 से लेके 9 तक तो डिजिट यूज की जाती है। उसके बाद 10 का कोड लिखा जाता है A, 11 का कोड B, और 12 का कोड C, 13 का कोड D, और 14 का कोड E, और 15 का कोड F। अब ये जो कोड बनता है ये किससे बनता है? ये बनता है 8421 का यूज करके। 8421 का यूज करके हम जो है कोड बनाते हैं 8421। मान लीजिए कि आपको अगर 10 का कोड बनाना है, फॉर एग्जांपल 10 का कोड आपको बनाना है, तो जो डिजिट यूज होगी उसके नीचे तो हम 1 लिखेंगे, बाकी की जगह 0। 10 कैसे बनता है? 8 और 2 10, तो इसके नीचे 1 0 1 0। ये इसका आंसर होगा। तो एक बार जल्दी से आप इसे नोट करें और ये भी बताएं कि आपको कंप्लीट दिख रहा है या नहीं, कट तो नहीं रहा। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे।
अब कोई भी जो नंबर बनता है प्यारे दोस्तों, वो कैसे बनता है? डिजिट का यूज करके, अंकों का यूज करके हम एक नंबर बनाते हैं। और मैथ के अंदर हमारे पास कितने अंक हैं? 0 to 9, 0 to 9। और वो जो नंबर हम बनाएंगे वो चाहे 4 डिजिट का भी हो सकता है, 5 डिजिट का भी हो सकता है और 6 डिजिट का भी हो सकता है। मैंने एक नंबर लिया 3 2 4 6, ये 4 डिजिट का एक नंबर है। किसी भी नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लेस वैल्यू, जिसे कहते हैं आप स्थानीय मान, और एक होता है फेस वैल्यू, जिसे आप कहते हैं अंकीय मान। आप जब चौथी पांचवी कक्षा में पढ़ते थे तो एक क्वेश्चन ऐसा मैडम आपको देती थी 3 2 4 6 और फिर कहती थी कि इसका स्थानीय मान निकालिएगा, तो आप ऐसे करते थे। कुछ याद आ रहा होगा आपको? अगर याद आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हजारवें प्लेस पर है तो इसकी वैल्यू 3000 होती थी। ठीक है। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, 10 रुपए के नोट के ऊपर लिखा होता है मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और नीचे साइन होते हैं, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी होती है? 10 रुपए। सेम ऐसे ही फेस वैल्यू का मतलब है जो उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो अगर मैं बात करूं 6 का अंकीय मान क्या होगा, तो 6 होगा, 6 का अंकीय मान। चार का अंकीय मान क्या होगा? 4। 2 का अंकीय मान क्या होगा? 2। और 3 का अंकीय मान क्या होगा? 3। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो वो होगा 6। 4 का स्थानीय मान अगर मैं पूछूं आपसे तो कितना होगा? 40। और 2 का स्थानीय मान 200, और 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 3000। अब यहां से एक प्रश्न बनता है, आप देख रहे होंगे कि एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछा गया था। तो एग्जामिनर आपको एक प्रश्न देगा और पूछेगा कि किस स्थान का अंकीय मान और स्थानीय मान समान रहता है। नोट डाल के लिखेंगे, किस स्थान का अंकीय मान और स्थानीय मान समान रहता है। तो प्लेस की बात कर रहा है तो इकाई का स्थान, इकाई के स्थान का अंकीय मान और स्थानीय मान क्या रहता है? सेम। इकाई के स्थान का। तो जल्दी से आप इसे नोट करें, फिर आगे चलते हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ के चलेंगे हम, बिल्कुल बेसिक से, ताकि आपका एक भी प्रश्न ना रहे। आगे चलते हैं। कोई भी जो नंबर बनता है, अभी हमने बात की थी कि कोई भी नंबर जो बनता है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कोई भी जो नंबर बनता है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को जो हम हिंदी में कहते हैं समिश्र संख्या। समिश्र संख्या। ठीक है। तो आप देखिएगा, समिश्र संख्या या आप इसे कह सकते हैं अवास्तविक संख्या। ठीक है। कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है
उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, एक होता है इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या। तो प्यारे दोस्तों, रियल नंबर क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होंगे वो मेरे क्या होंगे? रियल नंबर। इसका मतलब है कि ये नंबर लाइन है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये जीरो है, तो ये सारे क्या होंगे? मेरे रियल नंबर होंगे। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? काल्पनिक संख्या, जो सिर्फ कल्पनाओं में होता है, वास्तविक में वो नहीं होता, रियल लाइफ में वो एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ कल्पनाओं में होता है। जैसे आपकी कल्पनाओं में भी कोई ना कोई घूम रहा होगा, अगर आपकी कल्पना में भी कोई ना कोई घूम रहा है और आप उसे वास्तविकता में बदलना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ साथ, और कंधे पे 3 स्टार लगाने पड़ेंगे, तब जो आप सोच रहे हैं, जो आपकी कल्पना में है, वो हकीकत में बदल सकता है। तो इमेजिनरी नंबर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और आई को कहा जाता है आयोटा। आई एक इमेजिनरी नंबर है, मतलब जिसके साथ आई लग गया वो एक इमेजिनरी नंबर है। और हमें पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और आई की वैल्यू होती है √-1। अगर मुझे आई की 3 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसे लिख सकता हूं आई की पावर 2 गुना में आई की पावर 1। आपने पढ़ा होगा, मैडम ने बताया भी होगा जब आप छोटे थे, कि गुना करने पर पावर जुड़ जाती है जब बेस सेम हो, आधार सेम हो। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इनका बेस क्या है? आई। तो देखिएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है -1 गुना में आई, तो ये क्या आ गया? माइनस के आई। तो इसका मतलब आई की 3 की वैल्यू क्या होगी? माइनस के आई। अगर मैं आई की पावर 4 की बात करता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं आई स्क्वायर गुना में आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर -1, आई स्क्वायर -1, तो ये क्या आ जाएगा? +1। इसका मतलब आई की पावर 4 क्या होता है? +1 होता है। ठीक है, आई की पावर 4 क्या होगा? +1। कई बार डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ लेता है कि आई की 3 की वैल्यू क्या है, आई की 4 की वैल्यू क्या है। तो जल्दी से आप इसे नोट करें और हेडिंग डालेंगे रियल नंबर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जल्दी से कर दीजिए। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है या शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, 1 मिनट भी नहीं लगता है शेयर करने में। तो हेडिंग डालेंगे रियल नंबर, जिसे कहा जाता है वास्तविक संख्या। अभी तक आपने नंबर सिस्टम को सिर्फ रटा होगा। जिस भी बुक के अंदर नंबर सिस्टम का चैप्टर होता है प्यारे दोस्तों, उसमें पहला ही होता है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, उसके बाद होता है पूर्ण संख्या क्या होती है, फिर सम संख्या क्या होती है, और आप उसे रट कर चले जाते हैं और क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि वो चीजें बन कहां से रही हैं। तो रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारे पास डेसिमल, जिसे आप कहते हैं दशमलव, और दूसरा पार्ट होता है इंटीजर, जिसे आप कहते हैं पूर्णांक। अब दशमलव के अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो आप देख पा रहे होंगे दशमलव के एग्जांपल, अगर मैं पहला एग्जांपल लिखता हूं 0.6, दूसरा एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो 0.4444 चलता जा रहा है। तीसरा एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो 0.12683493281, और ये चलता जा रहा है। तो इसको देख के क्या पता चला कि डेसिमल भी कई प्रकार का होता है। अब आप हेडिंग डालेंगे कि डेसिमल,
अभी हमने रियल हेडिंग डाली थी, रियल नंबर और उसके दो पार्ट के डेसिमल और इंटीजर। डेसिमल के हमने एग्जांपल लिखे। अब आगे हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे डेसिमल, और फिर हम डेसिमल को एक्सप्लेन करते हैं। डेसिमल हमारा दो प्रकार का होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अभी जो हमने एग्जाम्पल लिखे थे, पहला एग्जाम्पल जो मैंने लिखा था 0.6, अब आप बताएं दोस्तों कि क्या मैं इसे टर्मिनेट कर सकता हूं, इसे सॉल्व कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। आप इसे 6/10 लिख सकते हैं। इसका मतलब जो डेसिमल टर्मिनेटिंग है वो रिपीटिंग भी है भाई, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। आप यहां पर लिख सकते हैं रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब जो डेसिमल और रिपीटिंग है वो टर्मिनेटिंग भी है, या जो टर्मिनेटिंग हो सकता है वो रिपीटिंग है, तभी टर्मिनेट हो रहा है। तो जो डेसिमल रिपीटिंग है, जो डेसिमल रिपीटिंग होता है उसे टर्मिनेट किया जा सकता है। अर्थात उसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसे डेसिमल को परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जो डेसिमल रिपीटिंग होता है उसे टर्मिनेट किया जा सकता है, इसका मतलब उसे सॉल्व किया जा सकता है, अर्थात उसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसे डेसिमल को परिमेय संख्या कहते हैं जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर Q का मान 0 होगा तो वह अपरिभाषित हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब इंग्लिश मीडियम वाले तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कैन बी written in the form of P/Q। जो डेसिमल रिपीटिंग है उसे टर्मिनेटिंग भी किया जा सकता है और उसे P/Q की फॉर्म में लिखा भी जा सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जो डेसिमल नॉन रिपीटिंग होता है वह नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। अर्थात ऐसे डेसिमल को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ऐसे डेसिमल को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं, एग्जांपल की, तो अभी आपने देखा था 0.6 जिसको आपने सॉल्व किया 6/10। एक हमने लिखा था 0.4444 चलता जा रहा है। आप इसे क्या लिख सकते हैं 0.4 का बार, और आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/9।
बताऊंगा इसे भी कैसे लिखते हैं, ये 4/9 कैसे आया। और अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो क्या होगा, पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। कई बार अक्सर प्रश्न पूछा जाता है तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है और घर आके देखता है कि पाई का मान 22/7 तो होता है। वो हम अपनी सुविधा के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिखते हैं 22/7, अदरवाइज पाई का मान अनंत तक चलता जा रहा है। ठीक है, पाई हो गया, √2, √3, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है जी, तो इसे नोट करेंगे, आगे चलते हैं। अभी हमने रियल नंबर के दो पार्ट किए थे, डेसिमल और इंटीजर, और डेसिमल को फिर आगे दो भागों में बांटा, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। उसके बाद आगे चलते हैं हम। अब हेडिंग डालेंगे इंटीजर। हेडिंग डालेंगे इंटीजर, और इंटीजर के अंदर भी प्यारे दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट, इंटीजर को कहा जाता है पूर्णांक। इंटीजर का फर्स्ट पार्ट करेंगे हम। इंटीजर के फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है कि जो संख्या जीरो से शुरू होकर, सॉरी, जो संख्या एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। The number which starts from 1 and goes up to infinity is called natural number. उसके बाद 0, इसकी परिभाषा क्या होगी, जो संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। The number which starts from 0 and goes up to infinity is called whole number. उसके बाद तीसरा जो इसका टाइप होता है वो होता है नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक -∞ से लेके -1। अब आप देखिएगा कि इन सब का फादर कौन है, इंटीजर, और इंटीजर का फादर कौन है, रियल का फादर कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जल्दी से आप इसे नोट करेंगे। आगे आप हेडिंग डालेंगे
इंटीजर का सेकंड पार्ट, हेडिंग डालेंगे इंटीजर का सेकंड पार्ट, इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर, इवन नंबर और ऑड नंबर, ठीक है, इवन नंबर और ऑड नंबर, सम संख्या और विषम संख्या। जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। The number which is divisible by 2 easily, completely, to completely is called even number। जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। The number which is not divisible by 2 completely is called odd number। जल्दी से नोट करेंगे और इंटीजर का तीसरा टाइप लिखेंगे, इंपॉर्टेंट टाइप है, अक्सर वहां से प्रश्न आता है। तो देखिएगा तीसरा टाइप है इंटीजर का प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसको आप कहते हैं अभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या और वन। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो। न तो दो से कम न दो से ज्यादा। प्राइम numbers are those numbers which have only and only two factors, not more than two, not less than two। वन के बारे में अगर हम बात करें, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन इज
नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। अर्थात या एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर मैं 6 लिखूं तो इसके टुकड़े कितने हो रहे हैं? 1 से भी भाग हो रहे हैं, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी। तो इसके 6 टुकड़े हो रहे हैं, 6 फैक्टर हो रहे हैं। और यहाँ पर अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ना तो 2 से कम ना ही 2 से ज्यादा। और केवल 2 गुणनखंड हो, और वो 2 गुणनखंड कौन से? या तो वो एक या वो स्वयं, एक और स्वयं। ठीक है, i.e. 1 और itself, 1 and itself। और 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर हो रहा है, इसलिए ये ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि उसने कहा कि केवल और केवल 2 गुणनखंड, ना तो 2 से कम ना 2 से ज्यादा। तो जल्दी से आप इसे नोट करेंगे और इंटीजर का नेक्स्ट टाइप लिखेंगे। इंटीजर का जो नेक्स्ट टाइप है, आप इंटीजर का भी टाइप कह सकते हैं या प्राइम नंबर का भी कह सकते हैं, क्योंकि इंटीजर का ही तो टाइप है प्राइम नंबर। अब प्राइम के अगर मैं आगे टाइप करूं, जैसे हमने लिखा था प्राइम नंबर, और प्राइम के अगर मैं आगे टाइप लिखूं तो पहला आप लिखेंगे रिलेटिवली प्राइम। जिसे कहा जाता है सापेक्षित अभाज्य संख्या। एसएससी में जो प्रश्न पूछा गया था उसमें इसे कहा गया था अपेक्षित अभाज्य संख्या। अकॉर्डिंग टू एसएससी, अकॉर्डिंग टू एसएससी एग्जाम जो कहा गया था, इसे क्या कहा गया था? अपेक्षित संख्या। कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ आना चाहिए। तो होता क्या है ये? सेट ऑफ 2 नंबर्स हैविंग एचसीएफ 1। एचसीएफ का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। ऐसे 2 नंबर जिनके महत्तम कितना हो? 1 हो। तो एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो 1 और 3। अब आप कह रहे होंगे सर अभी तो आपने बताया था कि 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन उसने क्या कहा कि कोई भी 2 नंबर, सेट ऑफ 2 नंबर्स हैविंग एचसीएफ 1। उसने ये नहीं कहा कि दोनों प्राइम होने चाहिए, कोई भी 2। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है को प्राइम, सहअभाज्य संख्या। set of 2 prime numbers set of 2 prime numbers। अब यहां उसने मेंशन किया है set of 2 prime numbers, और ये तो अंडरस्टूड है कि अगर वो 2 प्राइम नंबर्स है तो उनके बीच HCF 1 होगा ही होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा? एग्जांपल 5 7। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम? 3 और 7 बिल्कुल लिख सकते हैं। सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स।
अब ये 2 प्राइम नंबर है तो नेचुरल सी बात है इनका HCF 1 होगा ही होगा। जल्दी से नोट करें। नेक्स्ट लिखेंगे आप ट्विन प्राइम्स। तीसरे नंबर पर आप लिखेंगे ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन का मतलब ही आपको पता होगा कि ट्विन्स का मतलब क्या होता है, पेयर, जोड़ा, ठीक है। तो सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस 2, ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनके बीच अंतर कितने का हो, 2 का। उदाहरण 17 19, 17 और 19 हमारे प्राइम नंबर और डिफरेंस कितना है इनके बीच में, 2 का। मैं लिख सकता हूं 5 और 7, इनके बीच का अंतर कितना है, 2 का। तो ये क्या है, ट्विन प्राइम्स। तो एक एग्जांपल देख के वो आपसे पूछ सकता है कि ये को प्राइम है, ट्विन प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम है। तो उसके लिए आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। रिलेटिवली प्राइम के अंदर हमने ये सीखा कि कोई भी 2 नंबर जिनका HCF 1 होना चाहिए, वो प्राइम हो भी सकते हैं, वो नहीं भी हो सकते। और इसमें उसने कहा कि ट्विन प्राइम के अंदर सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस 2, लेकिन दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। उसके बाद हमने देखा था को प्राइम। को प्राइम क्या था, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर इज को प्राइम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको ये समझ में आया होगा। प्यारे दोस्तों, अगर आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बढ़िया बढ़िया कमेंट करना मत भूलें। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि नंबर सिस्टम के अंदर हम कौन कौन से सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पर। धन्यवाद।